स्टार्ट विद चैप्टर 4 ऑफ नेगोशिएशन। तो सेक्शन 46 क्या बोलता है? डिलीवरी की बात करता है। तो एक्सेप्टेंस 46 इस बारे में बात करता है कि जो प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है या कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उसका एक्सेप्टेंस, मेकिंग और इंडोर्समेंट कब कंप्लीट माना जाता है? जब वो सामने वाले पर्सन को डिलीवर हो जाता है। या तो एक्चुअल डिलीवरी होती है या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब फिजिकल डिलीवरी नहीं होती है, फिजिकल हैंडओवर ऑफ गुड्स नहीं किया जा सकता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में। एज बिटवीन पार्टी स्टैंडिंग इन इमीडिएट रिलेशन, तो डिलीवरी होनी चाहिए दो पार्टीज़ के बीच में, मतलब एक पार्टी से दूसरे पार्टी में, या तो एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव, तभी वो मानी जाएगी। कंस्ट्रक्टिव कैसे कि एजेंट को पकड़ा दिया आपने चेक, डायरेक्टली उस पर्सन को नहीं पकड़ाया, तो वो कंस्ट्रक्टिव माना जाएगा। देन एज बिटवीन सच पार्टीज एंड होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट अदर देन अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, मतलब बिटवीन पार्टी एंड एनी होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो दोनों पार्टीज़ के बीच में अदर देन होल्डर इन ड्यू कोर्स ये शो करना चाहिए इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी करते टाइम कि इंस्ट्रूमेंट जो डिलीवर हुआ है ना, वो एक स्पेशल पर्पस की वजह से हुआ है एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग एब्सोल्युटली द प्रॉपर्टी देयर इन। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स ने तो कंसिडरेशन देके लिया है, तो उसकी टोटल ओनरशिप आ सकती है। पर अगर किसी और होल्डर को, अगर किसी पार्टी ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है फॉर एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड, कि उसमें कोई कंडीशन लगाई है कि जैसे इसकी डिलीवरी जो होगी वो 21 तारीख को होगी, या इसकी ये बी के लिए तुम्हें सेफ कस्टडी में रखना है बस, तो इसलिए डिलीवरी हुई है। मैं तुम्हें ये पैसे नहीं दे रहा हूँ, बट तुम्हें ये पैसे, मतलब ये चेक सब ये तुम्हारे लिए नहीं है, बट ये बी के लिए जो तुम्हें सेफ कस्टडी में रखना है। तो अब जैसे ए बोलता है सी को चेक देके कि ये जो चेक है ना, ये तुम्हें बी के लिए सेफ कस्टडी में रखना है, ये तुम यूज़ नहीं कर सकते हो, ये बी ही यूज़ करेगा, पर 21 तारीख को उसको दे देना ताकि वो ये चेक यूज़ कर सके। तो ये क्या हो गया? एक स्पेशल पर्पस के लिए सी को दिया, एक कंडीशन लगा के सी को दिया, तो ऐसा हो सकता है। बट अगर सी होता उस चेक का होल्डर इन ड्यू कोर्स, मतलब उसने चेक के बदले कुछ पैसे दिए होते, तो तब ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकती थी सी पे। तो ये बोल रहा है ये वाला पॉइंट। देन अ promissory note, bills of exchange, check payable to the bearer is negotiable by delivery thereof। तो अगर डिलीवरी हो गई चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बेरर को, तो वो नेगोशिएबल हो जाएगा बाय द डिलीवरी। नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल होता है। A promissory note, bill of exchange, check payable to order is negotiable by holder by endorsement and delivery thereof। तो नेगोशिएबल चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक डिलीवरेबल कब माना जाएगा? वो भी पेबल टू ऑर्डर है, तो डिलीवरेबल तब माना जाएगा जब वो इंडोर्समेंट होगा। टू ऑर्डर मतलब कि कोई पर्सन किसी और पर्सन को इंडोर्स करके वो दे रहा है, तो उसकी डिलीवरी इंडोर्समेंट पे मानी जाएगी, या फिर सिंपली डिलीवर भी कर सकते हैं, पोजेशन डिलीवर। फिर नेगोशिएशन बाय डिलीवरी, सेम चीज़ बोली है इसमें भी। बस ये याद रखना कि नेगोशिएबल बाय डिलीवरी और नेगोशिएबल बाय इंस्ट्रूमेंट में क्या डिफरेंस होता है, कि जो चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक है ना, वो पेबल टू द बेयरर है इसमें नेगोशिएबल बाय डिलीवरी को, कि डिलीवरी करते ही वो नेगोशिएबल हो गया। और नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट में क्या है? पेबल टू ऑर्डर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेबल टू बेयरर एंड पेबल टू ऑर्डर। तो ये तभी नेगोशिएबल माने जाएंगे जब तक वो इंडोर्स नहीं हो जाते। सो 47 और 48 बस इसलिए ये दो वर्ड्स की वजह से इंपॉर्टेंट है, जो 46 में भी हमने पढ़ा है। देन कमिंग ऑन टू 48।
48 वी हैव डन. कमिंग ऑन टू 50. अच्छा 49 में बस ये याद रखना कि होल्डर जो होता है ना वो ब्लैंक इंडोर्स चेक को क्या कर सकता है, इंडोर्समेंट इन फुल कर सकता है. देन 50 क्या बोलता है, इफेक्ट ऑफ इंडोर्समेंट. इंडोर्समेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉलोड बाय डिलीवरी ट्रांसफर्स टू द इंडोर्सी द प्रॉपर्टी देयरइन विद द राइट ऑफ फर्दर नेगोशिएशन. अब अगर किसी नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट का क्या हो गया, किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे इंडोर्समेंट हो गया, फिर उस इंडोर्समेंट के बाद मान लो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मैं किसी और को इंडोर्स कर रही हूँ, इसमें मेरे लिए दिया है ये किसी ने, पर मैं किसी और को दे रही हूँ, ये इंडोर्स कर रही हूँ अपना साइन करके, ठीक है, और ये मैं किसी और को दे रही हूँ, तो ये मैंने उसको बाय डिलीवरी दे दिया. अब ये जो प्रॉपर्टी है ये ऑब्वियसली असेट ही है ना, ये पैसे हैं, इसमें पैसे मिलेंगे उस पर्सन को, तो उस चीज़ पे इसका दूसरे वाले पर्सन का, मैं अगर सी को दे रही हूँ ना तो इसका पूरा राइट हो जाएगा टू फर्दर नेगोशिएट. मतलब ये किसी को भी, किसी और को भी नेगोशिएट कर सकता है. कब तक नेगोशिएट कर सकता है, जब तक ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेटिस्फाई नहीं हो जाता. सेटिस्फाई का मतलब ये पेमेंट नहीं हो जाता या फिर मेच्योरिटी डेट नहीं आ जाती तब तक. बट द इंडोर्समेंट मे बाय एक्सप्रेस वर्ड रिस्ट्रिक्ट और एक्सक्लूड सच राइट मे मेरली कॉन्स्टिट्यूट द इंडोर्सियन एजेंट. अब मैं अगर ये सी को ट्रांसफ़र कर रही हूँ तो मैं इसको यूज़ करने के लिए ट्रांसफ़र नहीं कर रही हूँ, मैंने इसको अपना एजेंट बनाया हुआ है, तो मैं इसको फर्दर ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर सकती हूँ अगर मैंने उसको वो एजेंट बनाया तो मुझे ये चीज़ एक्सप्रेस करके लिखनी पड़ेगी, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि आई एम ट्रांसफरिंग टू सी बट ही कैन नॉट ट्रांसफ़र फर्दर एज ही डज नॉट हैव द राइट, ही इज़ जस्ट एक्टिंग एज एन एजेंट. या किसी और पर्सन का एजेंट बना के मैं इसको दे रही हूँ, किसी और पर्सन का एजेंट बना के, तो ये बोलता है तब इसे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है. बट लास्ट में ये लाइन पढ़ो, दीज इंडोर्समेंट डू नॉट एक्सक्लूड द राइट ऑफ सी फर्दर नेगोशिएशन बाय सी. कौन से इंडोर्समेंट्स नहीं कर सकते रिस्ट्रिक्ट राइट ऑफ इंडोर्समेंट? पे टू सी, पे सी वैल्यू इन द अकाउंट विद द ओरिएंटल बैंक, पे द कंटेंट टू सी बीइंग पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन इन द सर्टेनिटी. अब ये उसको फर्दर नेगोशिएट करने से नहीं रोक सकते, बट अगर मैंने ये लिख दिया पे द कंटेंट टू सी ओनली, पे सी फॉर माई यूज़, मेरे यूज़ के लिए सी को पे करो, या पे सी और ऑर्डर फॉर द अकाउंट ऑफ बी विदिन मस्ट बी क्रेडिटेड टू सी. तो इस चीज़ पे राइट ऑफ फर्दर नेगोशिएशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें सी एज एन एजेंट वर्क कर रहा है. अब आ जाते हैं 52 पे, विच इज़ इम्पॉर्टेंट. इंडोर्सर हु एक्सक्लूड्स हिज ओन लाइबिलिटी और मेक्स इट कंडीशनल. अब कोई ऐसा इंडोर्सर है, जैसे मान लो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और इसे मैं सी को इंडोर्स कर रही हूँ, पे टू सी, और यहाँ पर मैंने साइन कर दिया. अब अगर मैंने सिर्फ इतना सा दे दिया तो इसमें तो मेरी लाइबिलिटी होगी. अगर सी को, मेरे को मान लो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ए से मिला था और मैंने ये इंडोर्स कर दिया सी के नाम पे. अब सी ए के पास गया पेमेंट मांगने, पर ए ने मना कर दिया कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो अब इसमें मेरी लाइबिलिटी होगी. बट अगर मैंने इस पे लिख दिया विदाउट रिकोर्स, अगर इसमें मैंने लिख दिया विदाउट रिकोर्स, तो तब मेरी लाइबिलिटी इसमें ख़त्म हो जाएगी. सी मेरे पास नहीं आ सकता पेमेंट मांगने, फिर ए जाने और सी जाने. अब 54 क्या बोलता है कि जो क्रॉस चेक्स होते हैं ना, क्रॉस चेक या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट
इंडोर्स इन ब्लैंक, अगर मैंने क्रॉस चेक इशू किया, या फिर मैंने कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट उसके पीछे पेड टू में कुछ नहीं लिखा और अपना साइन कर दिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिखा कि किसको पे करना है, मैंने इन ब्लैंक अगर वो लिख दिया, तो इवन दो ये ओरिजिनली पेबल था किसी के नाम पे, बट बेयरर को पे हो सकता है, इट इज़ पेबल टू द बेयरर ही माना जाएगा, जिसने जो ये बिल को लेके गया, जो ये इंस्ट्रूमेंट को लेके गया ड्रॉई के पास, उसको पेमेंट मिल जाएगा, तो बेयरर गेट्स द मनी। तो 57 क्या बोलता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव नेगोशिएट नहीं कर सकता कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय डिलीवरी, इवन इफ अगर वो डिसीज्ड पूरा इंडोर्स करके गया है मरने से पहले, तब भी वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर सकता डिलीवरी करके उससे नेगोशिएट। अब कोई अगर इंस्ट्रूमेंट 59 क्या बात करता है कि कोई अगर इंस्ट्रूमेंट किसी ने डिसऑनेस्टली आफ्टर इट हैज़ बीन मेच्योर्ड किसी और को दे दिया हो, या एक्सेप्टेड नहीं हुआ, नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से किसी और को दे दिया हो, तो उस पार्टी का भी राइट उतना ही होगा जितना ट्रांसफरर का राइट था। मतलब अगर मेरे पास कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, प्रॉमिसरी नोट है, और ये मैंने किसी और को इंडोर्स कर दिया, बी को इंडोर्स कर दिया, तो बी के पास भी वही राइट्स होंगे इस पे जितने मेरे थे, कोई बेटर राइट्स नहीं होंगे, क्योंकि इस बिल का तो कोई यूज़ ही नहीं है ना। तो ये बिल अगर मैं यहाँ ट्रांसफ़र भी कर दूंगी तो मैच्योरिटी डेट तो निकल चुकी है, बट अगर बी ने मुझसे कंसिडरेशन देके 50,000 देके और ये 50,000 का चेक मुझसे लिया है, या प्रॉमिसरी नोट लिया है, और गुड फेथ में लिया है, इसको पता नहीं था ये सब चीज़ें कि ये मैच्योर हो चुका है या फिर नॉन पेमेंट हो गया है इसका, तो तब ये अमाउंट जो इसने दिया था ना मुझे, ये रिकवर कर सकता है बी। अब इंस्ट्रूमेंट 60 क्या बोलता है कि इंस्ट्रूमेंट कब तक नेगोशिएबल हो सकते हैं, टिल द पेमेंट और सेटिस्फैक्शन, मतलब जब तक उनका पेमेंट नहीं हो जाता। अब 61 पे आ जाते हैं, चैप्टर 5 प्रेजेंटमेंट। अब देखो ये सिर्फ एक बिल ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है कि अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल है आफ्टर साइट, पेबल है आफ्टर साइट मतलब प्रेजेंट करने के कुछ टाइम बाद पेबल होगा, अगर उस पर कोई टाइम या प्लेस कि कब प्रेजेंट करना है वो नहीं लिखा हुआ है, तो क्या होगा, इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द ड्रॉई, ड्रॉई को प्रेजेंट किया जाएगा। अगर ड्रॉई फाइंडेबल है तो, मतलब अगर उसे ढूंढने पे मिल सकता है वो, तो विद इन रीजनेबल टाइम, तो ड्रॉई को विद इन रीजनेबल टाइम अगर वो फाइंडेबल है तो उस ड्रॉई के पास प्रेजेंट करना पड़ेगा। बट अगर मैंने प्रेजेंट नहीं किया रीजनेबल टाइम में और इन बिजनेस आवर ऑन बिजनेस डे पे, तो फिर कोई भी पर्सन लायबल नहीं होगा उस डिफ़ॉल्ट के लिए, मैं खुद ही लायबल होंगी। पर अगर ड्रॉई मिल ही नहीं रहा है कहीं भी, कितने ही ढूंढ लिया ड्रॉई नहीं मिल रहा, तो बिल क्या माना जाएगा, डिसऑनर्ड माना जाएगा। और मेरे को जो ये बिल दिया है ना जिस ड्रॉवर ने, उस पर मैं सेक्शन 138 के अंदर अंदर करा सकती हूँ। और अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे मुझे प्रेजेंट करना है वो बिल और वहाँ पर ड्रॉई प्रेजेंट नहीं हुआ है उस प्लेस पे, तो फिर बिल तब भी डिसऑनर्ड माना जाएगा। अब 62 क्या बोलता है, प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट फॉर साइट, अ प्रॉमिसरी नोट पेबल एट सर्टेन पीरियड, अगर प्रॉमिसरी नोट पेबल है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ साइट, तो मुझे ये जो भी मेकर है, मतलब अगर मुझे, अब ये प्रॉमिसरी नोट की बात हो रही है और पहले हम कर रहे थे बिल ऑफ एक्सचेंज की बात,
तो डोंट गेट कंफ्यूज, 62 करता है प्रॉमिसरी नोट के पास कि ये पेबल है आफ्टर साइट, तो मैं ये अगर उसमें रीजनेबल टाइम कोई भी टाइम और प्लेस मेंशन नहीं है कि कब प्रेजेंट करना है, डेट मेंशनड है कि इस सर्टेन पीरियड में मुझे मेंशन कर देना, मार्च में मुझे प्रेजेंट कर देना, तो अगर वो इजीली फाइंडेबल है, वो पर्सन जिसने मुझे, जो मेकर है प्रॉमिसरी नोट का, वो इजीली फाइंडेबल है, तो उसको मुझे ये रीजनेबल टाइम में और बिजनेस आवर्स बिजनेस डे पे प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर मैंने नहीं किया तो मैं खुद ही लायबल होंगी, कोई भी और पार्टी लायबल नहीं होगी फॉर एनी डिफ़ॉल्ट। अब 63 बस इतनी सी बात कहता है कि 48 आवर्स देने चाहिए ड्रॉई को टू कंसीडर वेदर ही विल एक्सेप्ट दैट बिल और नॉट। तो 48 आवर्स मतलब 2 दिन का टाइम देना चाहिए। देन 64 क्या बोलता है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू द मेकर, एक्सेप्टर एंड ड्रॉअर और ड्रॉअर देयरफॉर रिस्पेक्टिवली बाय ऑन बिहाफ ऑफ द होल्डर। तो प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेमेंट के लिए तो प्रेजेंट तो करना ही पड़ेगा, अगर नहीं किया तो फिर कोई लायबल नहीं होगा। बट अगर कुछ ऐसा अग्रीमेंट है कि मैं तो पोस्ट ऑफिस से कुरियर करवा दूंगा प्रेजेंटमेंट, तो फिर वो लेटर रीजनेबल टाइम में पहुंच जाना चाहिए एंड दैट लेटर वुड बी कंसीडर्ड सफिशेंट। अब 2 क्या बोलता है, सबसेक्शन 2, कि अगर ट्रंकेटेड चेक की कोई इमेज भेजी गई है किसी बैंक ने किसी और बैंक को, मतलब मान लो ड्रॉअर की बैंक ने भेजा है, सॉरी पेई की बैंक ने भेजा है ड्रॉअर की बैंक को पैसे लेने के लिए, तो ड्रॉअर की बैंक मांग सकती है कि आप इस कुछ भी, अगर उन्हें रीजनेबल सस्पिशन लगता है, शक होता है अगर उस पर कि इंस्ट्रूमेंट जेन्युइन है कि नहीं है, तो वो पूरा चेक मांग सकते हैं कि पूरा चेक हमें भिजवाइए, और उस पर फर्दर इंफॉर्मेशन भी मांग सकते हैं फॉर वेरिफिकेशन। एंड दैट ट्रंकेटेड चेक शैल बी रिटेन्ड बाय इट। तो जो ड्रॉई बैंक था वो रिटेन कर सकता है वो ट्रंकेटेड चेक। तो 75A क्या बोलता है, एक्सक्यूज़ फॉर डिले इन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस या पेमेंट, या तो पे करने के लिए किसी ने डिले कर दिया, एक्सेप्ट करने में किसी ने डिले कर दिया, तो अगर वो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ होल्डर था तो फिर उसे एक्सक्यूज़ कर दिया जाएगा, कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। 76 क्या बोलता है, व्हेन द प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी। 76 क्या बोलता है कि कोई भी ऐसे पेमेंट प्रेजेंटमेंट नेसेसरी नहीं है और इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर्ड माना जाएगा। किन किन केसेस में प्रेजेंटमेंट नेसेसरी नहीं और डिसऑनर्ड माना जाएगा, अगर मेकर, ड्रॉअर, एक्सेप्टर इंटेंशनली प्रेजेंटमेंट को में रोक डालता है, तो जैसे कि अगर इंस्ट्रूमेंट पेबल है उसके प्लेस ऑफ बिजनेस पे और वो प्रेजेंटमेंट के टाइम तक, कि जब तक प्रेजेंटमेंट हो सकता है, जैसे मैच्योरिटी डेट तक अपना बिजनेस ही बंद रखता है, अपना उस प्लेस को क्लोज रखता है, तो तब डिसऑनर्ड माना जाएगा वो इंस्ट्रूमेंट। अब बी क्या बोलता है कि अगर कोई पार्टी को पे करने के लिए बोला था डिस्पाइट ऑफ नॉन प्रेजेंटमेंट और उसने पे नहीं किया है, तब डिसऑनर्ड माना जाएगा। अगर किसी पार्टी ने आफ्टर मैच्योरिटी ये पता होते भी कि इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट नहीं हुआ है, क्या किया, पार्ट पेमेंट कर दिया। अब इसमें क्या लिखा है, एज अगेंस्ट ड्रॉअर, अगर ड्रॉअर के अगेंस्ट होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट तो ही विल नॉट सफ़र एनी डैमेजेस। अब 77 क्या करता है, लाइबिलिटी कर देता है बैंकर पे अगर उसने कोई भी नेग्लिजेंट एक्ट किया, तो अगर उसके पास कोई भी बिल प्रेजेंट हुआ है फॉर पेमेंट एंड हैज़ बीन डिसऑनर्ड, अगर बैंकर ने नेग्लिजेंटली अपने पास रख लिया वो बिल या फिर वापस भेज दिया, पर इससे लॉस झेलना पड़ा होल्डर को, मान लो बहुत दिन बाद वापस भेजा
तो होल्डर को लॉस हुआ, वो जाके क्लेम नहीं कर पाया, तो उस बैंकर को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। अब चैप्टर 6 में पेमेंट और इंटरेस्ट की बात करिए तो पेमेंट किसको पे किया जाता है? ऑब्वियसली होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को पे किया जाता है। अब 79 किस चीज़ की बात करता है कि अगर कोई भी स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट लिखा है कि मैं इस डेट पे मैच्योरिटी होगी बिल की और इस डेट से इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा अंटिल द रियलाइजेशन ऑफ द अमाउंट, तो इंटरेस्ट उसी रेट पे कलेक्ट पाइल अप होता जाएगा। और कोई इंटरेस्ट रेट अगर नहीं लिखा हुआ है तो 18% पर एनम से कैलकुलेट होगा फ्रॉम द डेट ऑन विच इट ऑट टू हैव बीन पेड, मतलब जिस पे वो पे होना चाहिए था, अंटिल द रियलाइजेशन, मतलब मेच्योरिटी डेट से रियलाइजेशन पे तक 18% का इंटरेस्ट लगेगा। अब आते हैं चैप्टर 7 पे, डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटीज़ ऑन नोट्स, बिल्स एंड चेक्स। तो जो मेकर है, एक्सेप्टर है और इंडोर्सर है, वो अपनी लाइबिलिटी से कैसे फ्री हो सकता है? डिस्चार्ज हो सकता है, बाय कैंसिलेशन हो सकता है, बाय रिलीज़ हो सकता है और बाय पेमेंट। अब कैंसिलेशन किसका? अब मान लो किसी भी होल्डर ने अपने जिससे उसे इंडोर्स हुआ है वो बिल, मान लो मैंने चेक दिया है बी पर्सन को और बी ने मेरा नाम कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल करेगा वो? ताकि वो मुझे डिस्चार्ज कर सके एनी लाइबिलिटी से, तो वो मेरा नाम कैंसिल खुद कर सकता है बाय रिलीज़। अब होल्डर ने अगर किसी मेकर, एक्सेप्टर या इंडोर्सर को डिस्चार्ज कर दिया आफ्टर गिविंग नोटिस टू ऑल द पार्टीज हु आर इंटाइटल्ड अंडर हिम, जिसको भी उसने, अब मान लो ए ने बी को इंडोर्स किया था, बी होल्डर हैं, और बी ने सी को किया, सी ने डी को किया इंडोर्स। अब बी क्या कर सकता है? ए को डिस्चार्ज कर सकता है किसी भी लाइबिलिटी से बाय गिविंग अ नोटिस टू सी एंड डी। अब पेमेंट से, पेमेंट हो गया इंस्ट्रूमेंट का, तो फिर ऑब्वियसली लाइबिलिटी तो बनती नहीं है। और कैसे डिस्चार्ज हो सकता है? 83 बोलता है, सेक्शन 83 कि ड्रॉई को अगर 48 आवर्स दे दिए किसने? होल्डर ने, क्या 48 आवर्स ले लो और डिसाइड कर लो कि ये जो बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। और बाकी सारी पार्टीज़ जो हैं वो मना कर रही थी, वो कंसेंट नहीं कर रही थी कि आप 48 आवर्स दो उसे, तो फिर क्या होगा? उन सारी पार्टीज़ की लाइबिलिटीज़ से वो फ्री हो जाएंगी और होल्डर की खुद की लाइबिलिटी रहेगी क्योंकि उसने 48 आवर्स क्यों दिए ड्रॉई को। अब 84 क्या बोलता है? अगर जो चेक है वो प्रेजेंट नहीं हुआ है विद इन रीजनेबल टाइम, तब ड्रॉअर डिस्चार्ज हो जाएगा फ्रॉम एनी लाइबिलिटी। अब देखो 86 क्या बोलता है? पार्टी इज़ नॉट कंसेंटिंग डिस्चार्ज बाय क्वालिफाइड और लिमिटेड एक्सेप्टेंस। अगर होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज वो क्या कर लेता है? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कर लेता है। किस चीज़ की? वन लिमिटेड टू पार्ट ऑफ सम, कि किसी कोई पार्ट ऑफ सम है वो ही मुझे पेएबल होगा। और अगर चेक में लिखा है या बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर लिखा है कि ये बिल इस डेट पे इस जगह पर आके प्रेजेंट होना चाहिए, पर वो उन्होंने डिफरेंट जगह और टाइम पे प्रेजेंट हो गए, ड्रॉई और पेई अपना ही कुछ अलग वो टर्म्स एंड कंडीशन बना रहे हैं, तो होल्डर को क्या करना पड़ता है? ये सब मॉडिफिकेशंस के लिए ना जो पार्टी है, मतलब जो ड्रॉअर है, मेकर ऑफ द बिल है, उससे कंसेंट लेनी पड़ती है, या प्रीवियस पार्टीज से कंसेंट लेनी पड़ती है जो इंडोर्सर्स हैं उनसे, पर उसने कंसेंट भी नहीं ली, तो वो कोई भी लाइबिलिटी अगर अराइज होगी, कोई भी डैमेज होगा, तो उससे वो लोग फ्री हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। अगर उन लोगों ने अपना असेंट दे दिया है तो फिर डिस्चार्ज नहीं हो पाएंगे। अब 87 इफेक्ट ऑफ मटेरियल ऑल्टरेशंस। अब कोई भी मटेरियल ऑल्टरेशंस अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में किए गए विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द
ओरिजिनल पार्टीज़ या प्रायर पार्टीज़, तो क्या होगा, वो लोग इस चीज़ से वो इंस्ट्रूमेंट ही वॉइड हो जाएगा और उन लोगों की कोई लाइबिलिटी भी नहीं रहेगी। अगर किसी इंडोर्सी ने की है वो मटेरियल ऑल्टरेशन, तो जो इंडोर्सर है ना, जिसने उसे चेक दिया होगा या कोई बिल ऑफ एक्सचेंज दिया होगा या प्रॉमिसरी नोट दिया होगा, वो लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। बस इतनी सी बात बोलता है। कोई भी, अब 89 क्या बोलता है कि कोई भी अगर मटेरियल ऑल्टरेशन हो रहा है, किसमें, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई भी मटेरियल ऑल्टरेशन हो रहा है और वो मटेरियल ऑल्टरेशन अपेरेंट नहीं है या इतनी इजीली पहचान में नहीं आ रहा है, या फिर कोई ऐसा चेक प्रेजेंट हुआ है विच डज नॉट अपीयर टू बी क्रॉस्ड, मतलब अब अगर चेक क्रॉस करना था तो वो इतना अच्छे से क्रॉस नहीं किया, या वो क्रॉस वाला पार्ट बहुत ही लाइट है, दिख नहीं रहा है, कोई भी रीज़नेबल मैन उसे नहीं पढ़ सकता है, तो क्या किया जाएगा, वो बैंकर, अगर कोई भी लाइबिलिटी अराइज होती है तो वो बैंकर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ही विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम एनी लाइबिलिटी अराइजिंग ऑन इट, अगर उसने पेमेंट कर भी दी तो। अब क्रॉस चेक क्यों करते हैं, ताकि फंड्स जो हैं डायरेक्टली अकाउंट में जाए, बट उसने डायरेक्टली अकाउंट में नहीं दिया क्योंकि उसे क्रॉस वाली लाइंस दिखाई नहीं दी, तो फिर उसकी लाइबिलिटी नहीं होगी। अब सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है कि चेक इज़ इन इलेक्ट्रॉनिक इमेज, अगर इलेक्ट्रॉनिक इमेज में क्लियरेंस के लिए गया हुआ है और उसमें जो भी अपेरेंट टेनर है, अपेरेंट टेन्योर क्या होता है कि उसका जो अमाउंट है ना वो क्लियरली दिख नहीं रहा है, तो बैंक और क्लियरिंग हाउस की ड्यूटी बनती है कि वो एग्जैक्टनेस, मतलब अमाउंट की एग्जैक्टनेस पता करें ताकि पेमेंट कम ज़्यादा ना हो जाए। अब पार्टीज से वेरीफाई कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि आप अगर कोई भी चेक बैंक में अगर डिपॉजिट करते हैं और उसकी वैल्यू 5 लाख से ऊपर है, तो आपको जो क्लियर कर रहा होगा ना, जो अगर एंट्री लगा रहा होगा बैंक में, तो वो ना कॉल करके पूछते हैं कि ये आपने ही दिया था चेक और इसमें 5 लाख है, ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो ना उनको इसकी पूरे चेक पे मेंशन करना पड़ता है कि पर्सन वॉक इन था। अगर ज़्यादा अमाउंट का है, मान लो 40 लाख का है, वैसे तो 5 लाख अबव में है, भले ही आप 5 लाख हो 6 लाख हो, तो उन्हें लिखना पड़ता है कि जो आदमी था वो खुद वॉक इन था, और उसका अकाउंट देखेंगे, पहले इमेज से क्रॉस वेरीफाई करेंगे और जो नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर कॉल करके पूछेंगे कि ये आपने ही दिया है कि ये चेक क्लियर कर दें इसे, तो वो बोलेगा क्लियर कर दो, तो उन्हें पूरा डेट टाइम सब नोट करना पड़ता है कि कब कस्टमर से बात की है उन्होंने। तो ये होता है क्रॉस वेरिफिकेशन। अब 91 पे आ जाते हैं फटाफट। चैप्टर 8 नोटिस ऑफ डिसऑनर। अब डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस क्या होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट हुआ है बट जो ड्रॉई है उसने एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया। अगर ड्रॉई ही इनकॉम्पिटेंट है टू द कॉन्ट्रैक्ट, मान लो माइनर है या कुछ है, तो he'll be the check will be treated as dishonored और the bill will be treated as dishonored। या फिर एक्सेप्टेंस हुई है क्वालिफिकेशन ऑफ द बिल पे, जैसा कि अभी हमने क्वालिफिकेशन पढ़ा था कि हाफ पेमेंट हो गई, अलग डेट टाइम पे पेमेंट की जा रही है जो भी टर्म्स एंड कंडीशन के अगेंस्ट है, तो तब भी डिसऑनर्ड माना जाएगा। अब 92 क्या बोलता है, डिसऑनर बाय पेमेंट, अगर प्रेजेंट तो कर दिया पर पेमेंट नहीं किया, किसने, मेकर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट ने, एक्सेप्टर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज ने, या ड्रॉई ऑफ द चेक ने पेमेंट नहीं किया, तो क्या माना जाएगा, डिसऑनर्ड बाय नॉन पेमेंट। अब अगर 93 क्या बोलता है, नोटिस कैसे दिया जाएगा। अब जैसे डिसऑनर हो जाता है तो होल्डर क्या करेगा, नोटिस किसको देगा, he must give notice that the instrument has been dishonored to all the parties whom the holder seeks to make severally liable। अब जैसे ए ने बिल दिया था बी को, बी ने सी को, सी ने डी को इंडोर्स कर दिया, तो अब डी बैंक में गया और बैंक ने बोला
बैंक ने पेमेंट नहीं करी मान लो, या बोला कि अकाउंट में तो पैसे नहीं है, तो ये क्या करेगा, इन सबको नोटिस देगा कि बिल डिसऑनर हो चुका है। तो 94 क्या बोलता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस जाएगा अगर किसी भी पार्टी की डेथ हो गई या इंसॉल्वेंट हो गया, तो असाइनी को नोटिस जाएगा, या तो ओरल और रिटन, कोई भी जा सकता है। रिटन होगा तो पोस्ट के थ्रू जाएगा, और ओरली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं पार्टीज। और अगर पार्टी के 96 बोलता है, अगर पार्टी के एजेंट ने, मतलब होल्डर के एजेंट ने अगर प्रेजेंट किया था और उसे पता चला है कि डिसऑनर हो गया है, तो वो तब नोटिस खुद ही भेजेगा। सारे जो भी इंडोर्सर्स थे या मेकर था बिल का, या जो भी चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसका मेकर था, उसको, जैसे कि वो खुद होल्डर हो। अब 97 क्या बोलता है कि अगर नोटिस भेज दिया गया है बट सामने वाली पार्टी की डेथ हो गई है और उसको जिसने डिस्पैच किया है नोटिस, उसे इस बात का पता नहीं था, तो ऐसा माना जाएगा कि नोटिस इज़ सफिशेंटली सर्व्ड। तो 98 क्या बोलता है कि नोटिस ऑफ डिसऑनर कब नेसेसरी नहीं होता है भेजना, तो अगर when it is dispensed with by the party entitled thereto, जो पार्टी थी उसने ही खुद नोटिस वेव ऑफ कर दिया है। मतलब कुछ ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती हैं कि आप नोटिस नहीं भेजोगे, अगर ये डिसऑनर भी हुआ तो मेरी लाइबिलिटी होगी, कुछ भी हो सकता है, वेव ऑफ कर सकता है वो नोटिस। जो सामने वाली पार्टी है वो खुद ही नोटिस वेव ऑफ अगर कर देती है तो नोटिस सर्व नहीं किया जाएगा। तो या तो ड्रॉअर ने व्हेन ही हैज़ काउंटर मैंडेड द पेमेंट, उसने खुद ने पेमेंट रुकवा दी हो। मतलब ड्रॉअर अपने बैंक को, मान लो ड्रॉई को फ़ोन करके बोल दे कि आप ये आएगा पेमेंट लेने, पर आप देना मत। आपने देखा होगा कि चेक्स को स्टॉप करने का भी बैंक में जाके वो दे दो एप्लीकेशन, और चेक भी स्टॉप हो जाते हैं, तो तब भी नोटिस सर्व करने का ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली उस पर एक्शन ले सकते हैं। अब सी क्या बोलते हैं, अगर पार्टी जो जिसको नोटिस भेजना है, ही विल नॉट सफ़र एनी डैमेज फ्रॉम नॉट सर्विंग ऑफ नोटिस, मतलब उसे कोई डैमेज नहीं होगा, तो एक्शन तब भी ले सकते हैं व्हेन द पार्टी इज़ एंटाइटल्ड टू नोटिस। जिस पार्टी को भेजना है, डी बोलता है, वो मिल ही नहीं रही है। मान लो भाग गया है वो कहीं और वो पार्टी ही नहीं मिल रही है, तो नोटिस सर्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली एक्शन हो सकता है। अब ई क्या बोल रहा है कि जो एक्सेप्टर है वो ही खुद ड्रॉअर है, मतलब मैंने मेरे ही नाम पे कोई चेक अगर बनाया है तो फिर नोटिस भेजने की ज़रूरत नहीं ऑब्वियसली। इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट विच इज़ नॉट नेगोशिएबल, कोई प्रोमिसरी नोट है जो कि नेगोशिएबल नहीं था, उसमें भी नोटिस भेजने की ज़रूरत नहीं होती है, पार्टी को खुद को पता है। Where the party entitled to notice, knowing the fact, promises unconditionally to pay the amount due on the instrument. अगर प्रॉमिस किया था किसी पार्टी ने कि मैं आपको अनकंडीशनली ये पैसा पे करूँगा ही करूँगा, चेक अगर डिसऑनर हो गया तो क्या हो गया, मैं तब भी, आप मुझे नोटिस मत सर्व करिएगा, मैं तब भी आपको पे करूँगा, तो तब उसे नोटिस भेजने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं चैप्टर 9, नोटिंग एंड प्रोटेस्ट। नोटिंग क्या होता है, अगर कोई चेक डिसऑनर हो गया है तो उसको उस पर नोटरी करा देता है कि एक पब्लिक इंस्ट्रूमेंट हो गया है और ये एक वैलिड प्रूफ है। तो इसकी लैंग्वेज क्या बोलती है, व्हेन अ प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज हैज़ बीन डिसऑनर, तो ये स्पेसिफिकली प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करता है। अगर वो डिसऑनर हो गया है बाय नॉन एक्सेप्टेंस या नॉन पेमेंट, होल्डर क्या करेगा, मे कॉज सच डिसऑनर टू बी नोटेड बाय द नोटरी पब्लिक, नोटरी करवा सकता है अपॉन सच इंस्ट्रूमेंट, और पेपर अटैच कर सकता है। ये कब होगा, विद इन अ रीजनेबल टाइम होगा आफ्टर द डिसऑनर, एंड इट शुड स्पेसिफाई द डेट ऑफ डिसऑनर, रीज़न क्या था डिसऑनर का, एंड असाइंड फॉर सच डिसऑनर, मतलब कोई भी रीज़न असाइंड था उस डिसऑनर में, मतलब उस डिसऑनर के ऊपर, तो वो भी अटैच किया जाएगा। अब जैसे आप देखते हैं अगर कोई चेक डिसऑनर हो जाता है तो बैंक उसके साथ ना एक पेपर देता है, मतलब पेपर में रीज़न लिखा हुआ देता है कि किस रीज़न की वजह से डिसऑनर हुआ था।
और नोटरी चार्जेस भी लिखे होने चाहिए, क्योंकि नोटरी चार्जेस ही तो क्लेम करेगा। अब प्रोटेस्ट क्या होता है? व्हेन अ प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज। अब नोटरी और प्रोटेस्ट सिर्फ प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर होते हैं, चेक के ऊपर नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें पब्लिक ऑफिसर नहीं कर सकता है साइन। कौन गवर्न करता है चेक को? बैंक्स वगैरह होते हैं, और बैंक्स आरबीआई के अंडर आती हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट पे हो सकता है नोटिंग और प्रोटेस्ट। Where a bill of exchange or promissory note has been dishonored by the non-acceptance or non-payment, उस पर क्या करवा दिया जाएगा? उस पर एक सर्टिफिकेट लगवा दिया जाएगा बाय द नोटरी पब्लिक, और उस सर्टिफिकेट को क्या बोलेंगे? प्रोटेस्ट बोलेंगे। तो नोटरी क्या होता है और प्रोटेस्ट क्या होता है? नोटिंग क्या होता है और प्रोटेस्ट क्या होता है? तो प्रोटेस्ट जो होता है वो सर्टिफिकेट होता है जो कि नोटरी ऑफिस पब्लिक नोटरी इशू करती है। और नोटिंग क्या होता है कि नोटरी जो पब्लिक नोटरी है ना, वो अपने रिकॉर्ड्स में लिख रही है उस डिसऑनरमेंट का, फिर जब वो सर्टिफिकेट इशू कर देती है तो उसे बोल देते हैं प्रोटेस्ट। तो वो प्रोटेस्ट प्रूफ होता है। अब कंटेंट्स क्या होते हैं प्रोटेस्ट के? या तो प्रोटेस्ट में पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट अटैच्ड रहना चाहिए, या फिर लिटरल ट्रांसक्रिप्ट जो भी इंस्ट्रूमेंट में लिखा हुआ है वो लिखा होना चाहिए। नेम ऑफ द पर्सन whom or against from instrument has been protested, कि जो ड्रॉर ड्रॉई उन सब का नाम लिखा होना चाहिए। स्टेटमेंट, ड्रॉर का नाम लिखा होना चाहिए और पे का नाम लिखा होना चाहिए। स्टेटमेंट दैट द पेमेंट और एक्सेप्टेंस बेटर सिक्योरिटी एज द केस मे बी हैज़ बीन डिमांडेड, कि पेमेंट हमने मांगा था बट कोई उस पर्सन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया या वो मिला नहीं। व्हेन द नोट और बिल हैज़ बीन डिसऑनर्ड, किस प्लेस और टाइम पे वो डिसऑनर हुए थे, या फिर किस प्लेस और टाइम पे रिफ्यूज़ कर दिया गया था मनी पे करने से। सब्सक्रिप्शन ऑफ द नोटरी मेकिंग द प्रोटेस्ट, कि कितना नोटरी में आपको अमाउंट पे करना पड़ा। इन द इवेंट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनर, पेमेंट ऑफ ऑनर, द नेम ऑफ द पर्सन बाय होम। अब एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर क्या होता है कि ड्रॉई ने पे नहीं किया, ड्रॉअर की इज्जत बचाने के लिए एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर हुआ, मतलब किसी और पर्सन ने ड्रॉअर के बिहाफ पे कर दिया अगर, तो उसका भी नाम लिखा जाएगा। अब 104 पे आते हैं, प्रोटेस्ट ऑफ फॉरेन बिल्स। अब फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज भी प्रोटेस्ट हो सकते हैं फॉर डिसऑनर व्हेन द प्रोटेस्ट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर दे आर ड्रॉन। अगर उनके लॉज में भी प्रोटेस्ट के लिए कोई क्लॉजेज हैं तो फिर तब वो भी प्रोटेस्ट हो सकते हैं। अब चैप्टर 10 क्या बात करता है? रीज़नेबल टाइम की बात करता है। तो ये नेचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है कि रीज़नेबल टाइम क्या हो सकता है, और पब्लिक हॉलीडेज़ एक्सक्लूड होनी चाहिए उसमें से। तो जैसे चेक है उनका 90 डेज़ है आरबीआई की गाइडलाइंस में रीज़नेबल टाइम। अब रीज़नेबल टाइम फॉर ट्रांसमिटिंग सच नोटिस। अब जैसे ए ने नोटिस ए ने चेक दिया था बी को, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, चेक डिसऑनर हो गया, तो ये क्या करेगा? सी को नोटिस भेजेगा। फिर अगर सी ने नोटिस रिसीव कर लिया तो उसे प्रायर पार्टीज़ को भी भेजना पड़ेगा सी को, तो वो क्या करेगा? ये नोटिस विद इन रीज़नेबल टाइम प्रायर पार्टीज़ को भेजेगा, जैसे कि वो, और उस रीज़नेबल टाइम पे भेजेगा जैसे कि वो खुद ही होल्डर था, मतलब डी के शूज़ में पैर रख के वो भेजेगा। अब पेमेंट फॉर ऑनर क्या होता है? अगर किसी पार्टी की, जो पार्टी लायबल है, मान लो बिल डिसऑनर हो गया और पार्टी कोई लायबल है, उसकी इज्जत बचाने के लिए उसके किसी फ्रेंड ने या रिलेटिव ने पे कर दिया, उसका पेमेंट कर दिया, तो वो पेमेंट इन ओनर कहलाता है, और फिर वो उस पैसे का होल्डर बन जाता है और वो उस पार्टी से रिकवर कर सकता है। ये 113 और 114 में बात लिखी है। ड्रॉई इन केस ऑफ नीड क्या होता है? सेम चीज़ है ड्रॉई के साथ।
अगर ड्रॉई पे नहीं कर पा रहा है तो कोई और ड्रॉई उसके बिहाफ पे कर सकता है, वो होता है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। तो प्रोटेस्ट से पहले ही ड्रॉई इन केस ऑफ नीड पे कर सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज का, ताकि प्रोटेस्ट तक बात ही ना पहुँचे। अब चैप्टर 12 पे आते हैं, रूल्स एज टू कॉम्पनसेशन 117 सेक्शन 117। तो कॉम्पनसेशन पेएबल होगी अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है तो जो इंडोर्सी है और होल्डर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज या इंस्ट्रूमेंट है उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा बाय द फॉलोइंग रूल्स। इट शैल बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग रूल्स। तो उसको सब जो उसने एक्सपेंसेस खर्च किया है, जो उसने खर्चा किया है नोटिंग करवाने में, प्रोटेस्ट करवाने में, प्रेजेंट हो बिल को प्रेजेंट करवाने में, तो वो खर्चा उसे मिलेगा वापस, उसका भी रीइम्बर्समेंट होगा। वेयर द पर्सन रिसाइड्स एट डिफरेंट प्लेस, मतलब जो मेकर ऑफ द बिल है या इंडोर्सर ऑफ द बिल है वो कहीं और रहता है, किसी और जगह पे रहता है, इंडिया से बाहर रहता है, तो उसे जो भी अमाउंट मिलेगा ना वो करंट रेट ऑफ एक्सचेंज पे मिलेगा। मतलब मान लो यूएसए में रहता है तो आज का यूएस का प्राइस अगर 81 रुपीज़ है तो उसे उस हिसाब से करंट रेट ऑफ एक्सचेंज में, जो कि डेली फ्लक्चुएट होता है, उस हिसाब से उसे पेमेंट मिलेगा। अगर इंडोर्सर जो है उसको अमाउंट के साथ साथ उसमें क्लॉज है कि इंटरेस्ट भी पे करना है, तो वो 18% से इंटरेस्ट पे करेगा टिल द फ्रॉम द डिसऑनर्ड डेट टिल द रियलाइजेशन। मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट, कि जब पेमेंट होनी थी तब से कब तक पे करेगा 18%, जब तक पेमेंट हो नहीं गई तब तक। अगर जो इंडोर्सर हैं, इंडोर्सर जो है और पेमेंट हु इज़ चार्ज पर्सन हु इज़ चार्ज्ड, मतलब जो ड्रॉअर और इंडोर्सर है वो दोनों अलग अलग प्लेस पे रहते हैं, तो करंट रेट ऑफ एक्सचेंज से वही सेम बात उसे पेमेंट मिलेगी। अब जिसको पेमेंट वो कॉम्पनसेशन लेना है ना, वो उस पार्टी को एक बिल बना के देगा कि क्या क्या उसका खर्चा हुआ, कितना उसे पे करना था, और वो बिल उसे बना के देगा जिसको पे करना है, जो लायबल है पे कॉम्पनसेशन पे करने के, अलॉन्ग विद इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर्ड एंड प्रोटेस्ट, उसके साथ उसे देगा। और अगर ये बिल भी डिसऑनर हो जाता है तो फिर इसका भी कॉम्पनसेशन इस पर्सन को देना पड़ेगा। अब स्पेशल रूल ऑफ एविडेंस चैप्टर 13 की बात करते हैं। 118 क्या बोलता है, प्रिजम्पशन एज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कि क्या क्या हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रिज्यूम कर सकते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया होगा तो किसी कंसिडरेशन के लिए बनाया होगा, मतलब कुछ पैसे का लेन देन होगा तभी बनाया होगा, कि उस पर डेट मेंशन्ड होगी, ये प्रिजम्पशन होता है कि डेट मेंशन्ड होती है उस पर, एज टू द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, तो उसकी मेचोरिटी से पहले कि क्या किस टाइम पे वो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए वो मेंशन होगा। एज टू द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेट ऑफ मेचोरिटी से पहले उसका ट्रांसफ़र किया गया है, ये अज्यूम करेंगे हम लोग। ये नहीं अज्यूम करेंगे कि मेचोरिटी के बाद ट्रांसफ़र हुआ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, क्योंकि मेचोरिटी के बाद तो ट्रांसफ़र कोई मायने ही नहीं रखता ना। एज टू द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र एंड एज टू द ऑर्डर ऑफ इंडोर्समेंट, कि इंडोर्समेंट जो की गई हैं वो जो रिट मेंशन्ड है, वो इंडोर्समेंट का जो भी इंस्ट्रूमेंट पे मेंशन्ड है वो ट्रू है ये माना जाएगा। एज टू द स्टैम्प दैट द लॉस्ट प्रोमिसरी नोट, जो भी प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, वो ड्यूली स्टैम्प था ये माना जाएगा। और होल्डर इज़ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो अगर कोई ऐसा है कि कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑफेंस के थ्रू या फ्रॉड के थ्रू लिया गया है,
या फिर अनलॉफुल कंसिडरेशन से लिया गया है, तो बर्डन ऑफ प्रूविंग कि होल्डर इज़ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स है, इट लाइज ऑन द होल्डर ओनली। होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब होल्डर ने एक लॉफुल कंसिडरेशन से ही मतलब कंसिडरेशन पे करके ही लॉफुल ओनर बना है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, ये उसे प्रूव करना पड़ेगा। तो क्या प्रिजम्पशन और क्या प्रिजम्पशन हो सकता है कि कोई भी अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हो गया है तो कोर्ट उसे डिसऑनर ही प्रिज्यूम करेगी ऑन प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट। अगर प्रोटेस्ट कोर्ट के आगे रख दिया है तो कोर्ट उसे डिसऑनर्ड ही मानेगी अनलेस जो डिफेंडेंट है उसने अदरवाइज प्रूव कर दिया तो। 120 बोलता है कि कोई भी मेकर ऑफ प्रोमिसरी नोट या ड्रॉअर या एक्सेप्टर क्या नहीं कर सकता, वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट को डिनाई नहीं कर सकता है कि ये वैलिड है कि नहीं है, इसे मना नहीं कर सकता है कि इंस्ट्रूमेंट वैलिड ही नहीं है, तो उसे स्टॉपल कर दिया जाएगा। स्टॉपल अगेंस्ट डिनाइंग कैपेसिटी ऑफ पे टू इंडोर्स। तो सेम चीज़ अप्लाई होती है कैपेसिटी ऑफ द पे पे कि वो लोग इनकी कैपेसिटी ऑफ पे को डिनाई नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स इट, हमारा 13 चैप्टर तक हो चुका है। वील स्टार्ट विथ चैप्टर 14 इन द नेक्स्ट वीडियो।